नमस्कार दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। अब अपनी खबर पर आते हैं और आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि रशिया ने एक चीज़ साफ कर दी है कि अब वो किसी भी तरीके के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स में यूक्रेन के साथ में नहीं है। पहले देखिए ऐसी खबर थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत चल रही है थ्रू दी वेस्टर्न एलाइज, मतलब यूक्रेन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन रशियन डेलीगेशन जो था वो लगातार वेस्टर्न एलाइज के साथ में बात कर रहा था, उन कंट्रीज़ के साथ में जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं इसमें, जिसमें कतर को एक कंट्री माना जा रहा था कि वो न्यूट्रल कंट्री है इस पूरे मामले में। कतर दोनों मामलों में ही न्यूट्रल कंट्री है, यानी कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें अब ईरान है, वहाँ पर भी कतर जो है वो न्यूट्रल उसको पार्ट माना जा रहा है, और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वाले मामले में भी कतर को न्यूट्रल पार्ट माना जा रहा है। तो कतर यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत करवा रहा था, और थ्रू कतर ऐसी बातचीत आ रही थी कि बहुत जल्दी सीज फायर डील जो है वो साइन हो जाएगी रशिया यूक्रेन के बीच में। तो मतलब रशिया जितनी टेरिटरी यूक्रेन की अभी तक होल्ड कर रहा है, खार्किव तक की, उस टेरिटरी को वो ले जाएगा ऐसा माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर ऑफेंसिव लेता है यूक्रेन, और अचानक से रशिया के ऊपर ग्राउंड अटैक कर देता है और रशिया का जो कर्स्क रीजन है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे यूक्रेन ने कर्स्क रीजन को होल्ड कर लिया है, और अभी भी जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं वो रशिया के अंदर में मौजूद हैं। और ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि कोई ट्रूप रशिया के अंदर में, मतलब रशिया की जो मेनलैंड टेरिटरी है उसके अंदर घुसी है। ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ऐसी ज़रूरत एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में किसी कंट्री ने की थी, लेकिन अब ये ज़रूरत यूक्रेन ने कर दी है रशिया में घुसने की। और उसके बाद रशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आ गया है कि अब हम रशिया के साथ में किसी भी तरीके की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डील में, मतलब टॉक्स में है ही नहीं, और अब बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो चीज़ें बहुत साफ हो गई हैं कि अब ये मामला डीएस्केलेट नहीं होने वाला है। अब ये हुआ क्यों है, रशियन गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों आया है? देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने यहाँ पर एक आर्टिकल छापा था 3-4 दिनों पहले। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना इस बारे में कि रशिया के अंदर जब से ये यूक्रेनियन ट्रूप्स घुसी हैं, रशिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है, और अब मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और इसमें पूरा यूरोप भी खिंच सकता है इस पूरे मामले के अंदर में। तो वॉशिंगटन पोस्ट का उस आर्टिकल में ये मेंशन था कि यूक्रेन का एक डेलीगेशन और रशिया का एक डेलीगेशन जो है वो कतर के अंदर में मिलने वाला है, और ये एक तरीके की पीस सबमिट होने वाली है जहां पर सीज फायर के ऊपर साइन किया जाएगा। और उस आर्टिकल के अगर आप वर्डिंग्स देखोगे तो वो वर्डिंग्स कुछ इस प्रकार के थे कि वो रशिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रशिया बैकफुट पर आ चुका है और रशिया की हालत खराब हो चुकी है जब से कर्स्क रीजन के ऊपर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है तब से। तो रशियन डेलीगेशन ही रेडिली ये चीज़ चाहता है कि किसी तरीके से ये सीज फायर अग्रीमेंट साइन हो जाए और ये मामला यहाँ पर रफा दफा हो जाए कतर के अंदर में। कतर के अंदर में दोनों पीस समिट की बात की गई थी, यानी कि इजराइल हमास वाले कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी पीस समिट की बात की गई थी और रशिया यूक्रेन मामले में भी पीस समिट के ऊपर बातचीत की गई थी। तो वॉशिंगटन पोस्ट के इसी जो आर्टिकल है उसका जवाब देते हुए यहाँ पर रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है मारिया जाखरोवा, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स में हैं ही नहीं यूक्रेन के साथ में, और ना अब ये टॉक्स होने वाले हैं, ना इसमें कोई रूल्स थे, ना किसी ने कुछ रूल तोड़े हैं, और अब कोई भी रूल यहाँ पर फॉलो भी नहीं किए जाएंगे। बेसिकली हुआ क्या था इस पूरे मामले के अंदर में, देखो मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था इस चीज़ के बारे में कि एक तरीके का पार्शियल सीज फायर हो गया था इस पूरे मामले के अंदर में। पार्शियल सीज फायर कैसा, आपने देखा था कि रशिया यूक्रेन के मामले में ऑफेंसिव जो लाइन थी वो वहीं पर बनी हुई थी पिछले 2-3 महीनों से, वो कोई बड़ा ऑफेंसिव ना रशियन ट्रूप्स ले रही थी ना यूक्रेनियन ट्रूप्स कोई बड़ा ऑफेंसिव ले रही थी, और वो खार्किव के अराउंड वो लाइन जो है वो बनी हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि पार्शियल सीज फायर के लिए एक तरीके से रशिया मान गया था, और रशिया कहीं ना कहीं वो टॉक्स में इंगेज भी कर रहा था सीज फायर को लेकर के, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा खिंच भी गया था, रशिया के ऊपर भी इसका प्रेशर पड़ रहा था, रशिया की जो पब्लिक है उसके ऊपर भी इसका प्रेशर पड़ रहा था। उस सारी चीज़ों को समझते हुए रशियन गवर्नमेंट जो है वो पार्शियल सीज फायर के लिए तो रेडी हो चुकी थी। लेकिन तब तक क्या होता है कि दूसरी तरफ इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट दूसरी तरफ मोड़ लेता है, और वहाँ पर जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनको एक अपर हैंड मिलता है, और उस अपर हैंड की वजह से ईरान बैकफुट पे आता है, ईरान के साथ में उसके एलाइज भी बैकफुट पे आते हैं इंक्लूडिंग रशिया। तो यूक्रेन ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वेस्टर्न एलाइज के सपोर्ट से उसने क्या किया कि रशिया की टेरिटरी पर ग्राउंड अटैक कर दिया, और उस ग्राउंड अटैक को करने के बाद कर्स्क रीजन का कब्जा ले लिया। और उसके बाद ये जो पार्शियल सीज फायर था जिसकी वजह से यूक्रेन बचा हुआ था, वो पार्शियल सीज फायर भी तोड़ दिया। और अब रशिया की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि अब हम किसी भी तरीके का कोई सीज फायर डील साइन नहीं करेंगे।
जो यूक्रेन की जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वहाँ से ये मैसेज आया था कि एक पीस सबमिट होने वाली है, और इसीलिए वॉशिंगटन पोस्ट ने वो चीज़ छापी भी थी। उन्होंने कहा था कि दोहा के अंदर में एक पीस सबमिट होगी जहाँ पर रशियन डेलीगेशन भी पहुँचेगा, यूक्रेनियन डेलीगेशन भी पहुँचेगा और सीज फायर के ऊपर साइन हो जाएगा। और यूक्रेन इसका बड़ा मजा ले रहा था कि रशिया जो है वो तो बैकफुट पे आ चुका है, देखिए हमारी ताकत, और हम यही करना नहीं चाह रहे थे और हमको यही करना पड़ रहा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें यूक्रेन की प्रेसिडेंशियल ऑफिस से बाकायदे एक पोस्ट के थ्रू ये मामला निकाला गया था। अब जब से रशिया का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम किसी भी तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉक्स में नहीं जा रहे, तुम्हारे साथ जो करना है कर लो, जिसको लेके आना है लेके आओ, आई विल डू व्हाट आई वांट, तब से यहाँ पर एक और मैसेज आया है यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल ऑफिस से। और वो मैसेज ये है कि मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन खराब हुई है उसकी वजह से जो पीस सबमिट होने वाली थी वो पोस्टपोन्ड हो गई है, और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो अगस्त 22 को पीस सबमिट रखी जाएगी। और मुझे लगता है कि अगस्त 22 को भी कोई पीस सबमिट वगैरह नहीं होने वाली है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रशिया का डेलीगेशन यहाँ पर नहीं आ रहा, बिकॉज दे हैव टेकन वेरी मच ऑफेंसिव। और व्लादिमीर पुतिन ने खुद कह दिया है कि अब बात करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। यूक्रेन के साथ में आप क्या बात करोगे जब उन्होंने हम पर ग्राउंड अटैक कर दिया अचानक से। एक तरफ पार्शियल सीज कतर के डेलीगेशन को लेकर के आते हो, दूसरी तरफ वेस्टर्न एलाइज को बात करने के लिए बोलते हो, एंटनी ब्लिंकन बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, और उसके बाद आप ग्राउंड अटैक कर देते हो। पहले आप कहते हो कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर दिया, और उसके बाद आप वही काम खुद कर देते हो। जब ऑफेंसिव लाइन वहाँ पर बनी हुई थी, ना हम आगे बढ़ रहे थे ना आप आगे बढ़ रहे थे, तो फिर आपने इतना बड़ा अटैक क्यों किया? जब हमने आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, तो फिर आपने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्यों अटैक किया? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने का मतलब साफ साफ ये है कि मतलब सिविलियंस को प्रॉब्लम हुई जिस अटैक से, मतलब 2 लाख जो सिविलियन है उनको डिस्प्लेस होना पड़ा कर्क्स रीजन से, और वो रशियन मेनलैंड की तरफ मतलब मॉस्को की तरफ भागने लगे, जिससे रशिया के गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर पड़ा, वहाँ पर फेडरल इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के पुतिन ने भी अपना स्टेटमेंट यहाँ पर साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन के साथ में किसी तरीके की हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और अब एक चीज़ इस पूरे इन सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अब ये मामला जो है वो डी एस्केलेट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो लग रहा था कि ये मामला अब डी एस्केलेट हो सकता है, काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2022 से 2 साल खत्म होने को आ चुके हैं, और अब ये माना जा रहा था कि अब ये जो है पूरा मामला जो है वो डी एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि इसका प्रेशर पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है, सिर्फ रशिया के ऊपर ही नहीं बल्कि यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन तो पूरा बर्बाद ही हो चुका है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर भी, और क्योंकि यूएस में इलेक्शंस हैं इस चीज़ को लेकर के, तो उसको देखते हुए कहा जा रहा था कि अब डी एस्केलेट हो जाएगा, रशिया इज ऑल्सो रेडी फॉर द सीज फायर। और कहीं ना कहीं अगर रशिया कोई बहुत बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर नहीं कर रहा था तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि रशियन गवर्नमेंट भी ये चाहती थी कि अब इसमें सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाए, बिकॉज जो डिटरेंस उनको क्रिएट करना था नेटो के बढ़ते वॉल के तरफ, वो डिटरेंस उन्होंने क्रिएट कर दिया था, एंड दे हैड देयर विश कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पर लेकिन यूक्रेन ने ये स्टेप लेकर के पूरा गेम बिगाड़ दिया है, जो पूरा एक बैलेंस था उसको बिगाड़ के रख दिया है। और अब ज़ाखरोवा ने तो सीधा सीधा इस चीज़ को कह दिया है कि देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट विद पीपल हु अनलीश सच थिंग्स। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कुछ अब बचा ही नहीं है बात करने के लिए। तो जो व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट हैं वही स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन के भी हैं। और अब आप समझ जाइए कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो ख़राब हो ही चुकी थी, अब यूरोप की भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ पर आप इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर ही करके ही देखिएगा, बिकॉज दूसरी तरफ अगर आप इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यहां पर भी सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा पुश किया, और अभी रिसेंटली एंटनी ब्लिंकन जो है वो सीज फायर डील के लिए पहुंचे हैं, और इसमें हमास ने क्लियरली ऑफिशियली यहाँ पर सीज फायर के लिए मना कर दिया है। तो हमास का सीज फायर के लिए मना करना, रशिया का ये स्टेटमेंट देना कि अब हमारे लिए बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया, बिकॉज सी नॉट हमास बट ईरान, रशिया, चाइना, ऑल दीज आर वन ग्रुप। तो दोनों का साफ साफ ये कहना कि अब सीज फायर साइन नहीं हो सकता, किसी तरीके का कोई अग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो मामले हैं जो कि मिडिल ईस्ट से एक्सटेंड करके यूरोप तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने वाले हैं और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल बेसिकली आपको सिचुएशन समझा रहा है कि अभी सिचुएशन चल क्या रही है और आगे क्या हो सकता है। आगे अगर पीस होना है तो कब तक हो सकता है, तो वो पीस होता हुआ अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और रशिया यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ऑफेंसिव प्लान कर रहा है, बिकॉज रशियन प्रेसिडेंट हैज़ विजिटेड अजरबैजान यस्टरडे, और अजरबैजान की जो उनकी विजिट है वो कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट लाएगी, उसको भी मैं आपके लिए ज़रूर से कवर करूंगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए
ऑन द पॉपुलर स्टूडेंट डिमांड हमने 2 कोर्सेज अनअकैडमी में लॉन्च किए थे। ये दोनों कोर्सेज मेरे द्वारा लिए जाएंगे। एक कोर्स था जियोपॉलिटिक्स का, जिसका टॉपिक था द प्राइस द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल मनी एंड पावर। जो कुछ भी आप प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स में देखते हो वो सब कुछ ऑयल जियोपॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है या माइक्रोचिप जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके ऊपर ये पूरी डिस्कशन होगी कि ऑयल, हाउ ऑयल लेड टू द मनी एंड हाउ मनी लेड टू द पावर एंड दैट पावर लेड टू द स्ट्रगल। तो इसमें टोटल इस वाले जियोपॉलिटिक्स के कोर्स में 5 लेक्चर्स होंगे और उसके बाद इसी पूरा एक बंडल कोर्स है। इसी में दूसरा कोर्स ये है कि जजमेंट्स दैट ट्रांसशेप्ड द इंडियाज फाइनेंशियल लैंडस्केप, और इसमें भी 5 लेक्चर्स होंगे। तो टोटल 10 लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे। इस पूरे कोर्स का जो कॉस्ट है वो सिर्फ 500 रुपीज़ है। आप मेरा यहाँ पर कोड यूज़ करिएगा APYT10। डिस्क्रिप्शन में हमने इन कोर्सेज की लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करिएगा और मेरा कोर्स जब आप कोड यूज़ करेंगे APYT10 तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस वहाँ पर शो होने वाला होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 लेक्चर्स, जो 5 लेक्चर्स होंगे, कौन होंगे। जो जियोपॉलिटिक्स के लेक्चर्स होंगे वहाँ पे हम ऑयल के फाउंडर्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, रॉकफेलर्स के बारे में, रॉथस्चाइल्ड्स के बारे में, और भी जो बड़े बड़े जूइश हाउसेस बने थे, नोबल्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रशिया में बहुत सिग्निफिकेंट ऑयल की डिस्कवरी करके बहुत सिग्निफिकेंट पैसा कमाया था, नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल पीस प्राइस रखा गया बाद में, जिन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी करी। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ग्लोबल स्ट्रगल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वॉर स्ट्रैटेजी, किस तरीके से पेट्रोलियम को देखते हुए वॉर स्ट्रैटेजीज चेंज हुई, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 लेक्चर्स जो है हमारे, ये इस तरीके से आएंगे जो प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स तक का सारा आइटम कवर करेंगे। मतलब 1800 से करके आप प्रेजेंट डे 2024 तक सब कवर कर लोगे। ठीक वैसे ही हमारे इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स है उसमें हैंड पिक जजमेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाला इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप के ऊपर। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन केस है, 2G केस है, इसमें आधार केस आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस हैं वो आपस में भिड़ गई थी। तो ये सब कुछ हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन कोर्सेज के अंदर। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत मिनिमल सा इनका प्राइस है, सिर्फ 500 रुपीज़ में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर में, क्या सिचुएशन चल रही है यूरोप के अंदर में, दोनों वॉर्स में क्या सिचुएशन चल रही है और सीज फायर कितनी दूर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।